टीवी आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी और वक्त हो चला है राजधर्म का। आंखों में आईएएस और पीसीएस का सपना लेकर देश के अलग अलग कोने से स्टूडेंट्स दिल्ली आते हैं, लाखों रुपए की फीस कोचिंग में पे करते हैं। लेकिन आज उसी दिल्ली के सिस्टम ने 3 होनहार स्टूडेंट्स को मार डाला है, जो कल आईएएस पीसीएस बनकर देश की सेवा करते, अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा करते। उन बच्चों का थोड़ी देर पहले दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया है। आप जरा सोचिए इन बच्चों पर क्या बीत रही होगी और क्या गुजर रही होगी उनके माँ बाप के दिलों में। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का राव आईएएस कोचिंग सेंटर कैसे मौत का कोचिंग सेंटर बन गया, कैसे कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में चल रही अवैध लाइब्रेरी में मौत का सैलाब घुस गया और देखते ही देखते 3 होनहार छात्रों को निगल गया। इस पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन है? कोचिंग सेंटर वालों को कैसे बिना इजाजत के बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने दिया गया? दिल्ली सरकार और एमसीडी की जवाबदेही कब तय होगी? ये तमाम सवाल बने हुए हैं। ये हादसा कैसे हुआ? कहां से पानी बेसमेंट में घुसा? 3 स्टूडेंट्स को क्यों नहीं बचाया गया है? राव आईएएस कोचिंग सेंटर हादसे की पूरी इन्वेस्टिगेशन हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस हादसे से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे से 1 महीने पहले ही दिल्ली नगर निगम को राव आईएएस कोचिंग सेंटर की शिकायत की गई थी। शिकायत करने वाले ने यह साफ कहा था कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बिना इजाजत क्लासरूम संचालित हो रही हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यह शिकायत नगर निगम को 1 महीने पहले ही हुई थी। शिकायत करने वाले ने ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के अलावा कई और कोचिंग सेंटर को लेकर भी नगर निगम को आगाह किया था, लेकिन नगर निगम के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और अब इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस पर सियासत हो रही है। जिस शख्स ने ये कंप्लेन की है, मैं आपको उसकी बातें भी सुनाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि कल जब राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी घुसा, उस वक्त वहां पर मंजर कैसा था। कल शाम को 7 बजे जब कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भरना शुरू हुआ, उस वक्त की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि हालात कितने भयानक थे। रात को 12 बजे के बाद भी 4 पंप जब लगाए गए, फिर भी पानी पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला जा सका। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची जो रेस्क्यू कर रही थी, और हालात की गंभीरता को देखते हुए गोताखोरों को भी बेसमेंट में उतारा गया। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरी सिचुएशन किस तरह की उस वक्त रही होगी। ये तस्वीरें देखिए, महज 20 से 30 सेकंड का वो वक्त रहा होगा जब कांच की जो खिड़कियां थी, जो गेट था, उसे तोड़कर पानी का पूरा फ्लो अंदर प्रवेश कर जाता है और वहां पर बैठे छात्र छात्राओं को संभलने का मौका तक नहीं मिलता है। बेसमेंट के अंदर स्टूडेंट्स बुरी तरह से ट्रैप हो गए। बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो करें तो क्या करें। छात्र एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह एक चेन बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि बाहर निकल सके, लेकिन ऐसे में बताया जा रहा है कि 2 से 3 ऐसे बच्चे थे जो इस चेन को नहीं पकड़ पाए, जिसके चलते वो उसी पानी में रह गए और 3 होनहार 2 छात्रों और 1 छात्र की मौत हो गई है। अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली एमसीडी को इसका जिम्मेदार ठहराया जाए? लगातार वहां के जो छात्र हैं, जो आई विटनेस हैं, हमने उनसे भी बात की थी। वो यही जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर इसी तरह के हालात बन जाते हैं। अगर 15 से 20 मिनट की बारिश भी होती है तो राजेंद्र नगर के सड़कों पर कम से कम 2 से 2.5 फुट तक पानी भर जाता है। अभी आपने बेसमेंट के अंदर की तस्वीरें देखी, अब कोचिंग सेंटर के बाहर की तस्वीरें देख लीजिए। इस हादसे के वक्त का मंजर कैसा रहा था, पानी कैसे मेन गेट से होता हुआ बेसमेंट में घुस रहा, वो आप तस्वीरों के जरिए देखिए। सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है और बताया जा रहा है कि अचानक से एक तेज कार निकली, जिसके चलते एक वाइब्रेशन क्रिएट हुआ और फिर जो कांच है वो टूट गया और पूरा का पूरा पानी, जिसे एक वे मिल गया नीचे जाने का, पूरा पानी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जहां पर लाइब्रेरी बनी हुई थी, वहां ये पूरा पानी घुस गया और महज कुछ सेकंड्स के भीतर ही ये पानी जो है वो 8 से 9 फीट तक भर गया, जिसके चलते वहां बैठे बच्चों को संभलने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला।
कल पूरी रात करीब 9 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। स्टूडेंट्स को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हुआ, अब उसकी आप कुछ तस्वीरें देख लीजिए। मौके पर एनडीआरएफ की टीम थी, इसके अलावा फायर फाइटर्स को भी बुलाया गया था। भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती थी। चार पंप्स लगाए गए थे ताकि पानी को बाहर निकाला जा सके, लेकिन 3 से 4 घंटे का करीब वक्त लगा है जब बेसमेंट को पूरी तरह से खाली किया गया। और आपको बता दें, जब बेसमेंट खाली हुआ तो एक छात्र का और शव बरामद किया गया। अब तक इस पूरे हादसे में 3 जो बताएं डेड बॉडीज वो बरामद की गई। अब मैं आपको एक साथ 3 तस्वीरें दिखाती हूँ। इन तस्वीरों को देखकर आप समझिएगा कि जो 3 बच्चे जिनकी मौत हुई है वो दरअसल हादसा नहीं, बल्कि इन्हें सिस्टम की आप लापरवाही कहिए, सिस्टम की लापरवाही ने इन्हें मारा है। ये 3 तस्वीरें दिल्ली के उसी ओल्ड राजेंद्र नगर की हैं जहां ये पूरा हादसा हुआ है। एक तस्वीर 24 जुलाई की है, जबकि 2 तस्वीरें कल की हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के आसपास पानी भरा हुआ है। सड़क पर दरिया बह रहा है। जल जमाव इतना भयानक है कि पानी घुटने के ऊपर तक आ गया है। और जो वहां के रहवासी हैं वो भी इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ 15 से 20 मिनट की बारिश में भी इसी तरह का हाल हो जाता है, लेकिन फिर भी हर साल जो एमसीडी है इसकी अनदेखी करती है। राव आईएएस कोचिंग सेंटर के जिस बेसमेंट में फंसकर 3 बच्चों ने अपनी जान गंवाई, अब वहां की तस्वीरें आप देखिए। पानी पूरी तरह से भरा हुआ है और बेसमेंट में घुस रहा है। ये कल दिन का वीडियो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। सोचिए, ऐसे हालात में बच्चों को कैसे बेसमेंट की लाइब्रेरी में जाने भी दिया गया है। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है जब वहां पर पता है कि सड़कों पर इतना ज्यादा जल भराव हो रखा है, तो फिर जो नीचे लाइब्रेरी बेसमेंट में बनी है वहां पर बच्चों को जाने की इजाजत कैसे दी गई है। कोचिंग सेंटर को लेकर भी इस पर सवालों के घेरे में लिया जा रहा है। अब मैं आपको रात की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी। ये तस्वीरें ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर की हैं, जहां पानी पूरी तरह से भरा हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार आप देखिए कि किस तरह लापरवाही का आलम है। अब सवाल ये है कि जब वहां के लोकल विधायक के पास लगातार वहां के रहवासी जा रहे थे, लेकिन उनके इस कंप्लेंट को अनसुना कर दिया जा रहा था। इस पर सियासत भी खूब हुई। कल शैली ओबरॉय जो दिल्ली की मेयर हैं वो वहां पर पहुंची, लोकल विधायक वहां पर पहुंचे, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी मौके पर पहुंच गई, वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के वो भी वहां पर पहुंचे। जमकर सियासत हुई, लेकिन इसके हल के बारे में किसी ने भी चर्चा नहीं की। कल जब पानी बेसमेंट में घुसा उस वक्त आसपास काफी छात्र मौजूद थे। रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले उन्होंने भी अपने साथियों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि उन्हें संभलने का मौका नहीं मिल रहा था। देखिए, ये वो बच्चे हैं जो लाइब्रेरी में बैठकर उस वक्त पढ़ रहे थे जब ये पूरा हादसा हुआ है। 30 से 35 बच्चे वहां पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। चूंकि शाम के 6:30 से 7 बजे के बीच की एक घटना है और 7 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती है। गनीमत ये रही कि जब ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त सिर्फ 30 से 35 बच्चे थे। और जब हमारी बात हुई थी तो ये बताया जा रहा था कि करीब 150 की संख्या में यहाँ एक साथ बैठकर छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं। ये लाइब्रेरी है और देखिए ह्यूमन चेन बनाई गई है, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। छात्रों ने एक दूसरे के हाथ के सहारे किसी भी तरह से अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। आईएएस कोचिंग सेंटर में मौत का बेसमेंट कैसे बना, हादसे की पहली वजह क्या है वो आप जान लीजिए। एमसीडी का खराब ड्रेनेज सिस्टम इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। और आप जब जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे तो यह बता दिया जाता है कि दिल्ली इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन सवाल ये कि फिर इसका जो हल है वो कौन ढूंढेगा, दिल्ली को तैयार कौन करेगा। अगर ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया नहीं है तो इसे बढ़िया बनाने के लिए फिर कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं। अगर 50 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम है तो इसे दुरुस्त क्यों नहीं कराया जाता। हर साल बारिश में इसी तरह की तस्वीरें क्यों आती हैं और हर साल लापरवाही के चलते कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ओल्ड राजेंद्र नगर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बारिश के बाद इतना जल जमा हुआ कि पानी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भी घुस गया। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसकी वजह से गेट टूट गया। तेज बहाव की वजह से नीचे फंसे छात्र छात्राओं के लिए सीढ़ियां चढ़ना बेहद मुश्किल हो गया, क्योंकि पानी का जो फ्लो है वो इतना ज्यादा था। पानी के प्रेशर की वजह से गेट टूट गया, खिड़कियां टूट गई। तेज बहाव की वजह से जो छात्र सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश भी कर रहे थे उनके पैर फिसल रहे थे, वो सीढ़ियां चढ़ ही नहीं पा रहे थे। एक ही एंट्री एग्जिट की व्यवस्था थी, यानी कि सिर्फ एक ही गेट था, वो भी बायोमेट्रिक था। कोई भी अगर बच्चा भीतर फंसा हुआ है
तो एक ही गेट से वो बाहर आ सकता था, लेकिन बताया जा रहा है कि जैसे ही पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हुआ, बेसमेंट में पानी बढ़ गया, उसके बाद जो गेट है वो खुला ही नहीं। पड़ताल में यह भी सामने आया है कि जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त पावर कट हो गया, जिसकी वजह से लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया और बच्चे लाइब्रेरी में ही फंसे रह गए। अब सोचिए, लापरवाही हर एक स्तर पर हुई है, हर एक जगह लापरवाही सामने आई है। अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी दिक्कतें हुई। सड़क पर जलभराव होने की वजह से रेस्क्यू टीम को बेसमेंट का पानी खाली करने में बहुत वक्त लगा है। सड़क पर जलभराव की वजह से पानी निकलने में बहुत ज्यादा वक्त लग गया। रेस्क्यू टीम ने बच्चों को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी, लेकिन पानी इतना ज्यादा गंदा था कि उसमें रस्सी नजर ही नहीं आ रही थी, वो रस्सी दिखाई ही नहीं दे रही थी, जिस वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी देरी हुई। कल जब कोचिंग सेंटर में पानी भरा तो उस दौरान वहां कई ऐसे छात्र मौजूद थे जिनसे हमने बात की। उन्होंने बताया कि इस इलाके में इसी तरह का जलभराव जो अभी आप देख रहे हैं वो इसी तरह से रहता है, ये कोई नई बात है ही नहीं। बार बार शिकायत की जाती है, कल भी की गई, उससे पहले भी की जा चुकी है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। कल जिस वक्त ये हादसा हुआ, चश्मदीदों ने क्या देखा वो आप सुनिए। शनिवार को राव आईएएस एकेडमी के बेसमेंट में पानी भर गया। 25 छात्र उस समय मौजूद थे जो लाइब्रेरी के बेसमेंट 2 में थे, जिनमें से 3 छात्रों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चला। घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब आईएएस एकेडमी से पानी निकाला गया, लेकिन हुआ क्या था, कितने बजे बारिश हुई, कैसे चंद मिनटों में एक बेसमेंट में पानी भर गया और छात्र डूब गए। कुछ चश्मदीद छात्र यहाँ पे हैं जो इसी आसपास के इलाके में कोचिंग करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ सिंह है। सौरभ, कल क्या हुआ था? मैम एक्चुअली तकरीबन 8 बजे के आसपास हम लोग यहीं कोचिंग के बाहर ही खड़े थे। देन हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि अंदर कुछ स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं जो कि राव आईएएस के थे। एंड उस समय हमें ये भी आइडिया मिला कि अप्रॉक्स 25 स्टूडेंट्स वर देयर। सो अचानक से जब ऐसी न्यूज़ आती है कि पानी अंदर भर रहा है तो सभी लोग दौड़े दौड़े आए कि अचानक से हुआ क्या है, पहले तो ये पता चले। जब हम यहाँ पे आए तो हमें लगभग आधे घंटे तक पहले रोक के रखा गया कि वी विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन। देन आधे घंटे बाद हमें ये बताया गया कि तकरीबन 2 गर्ल्स वर देयर, राइट, 2 बच्चियों की जान जा चुकी थी ऑलरेडी। वो भी बिजली लगने उनकी एंड तो इशू बेसिकली इशू क्या था ना कि यहाँ पे पानी वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये हर साल होता है, पिछले 2-3-4 सालों से ये हो रहा है यहाँ पे। उस टाइम पे कुछ गाड़ियाँ थी जो काफ़ी स्पीड में जा रही थी और उनके वाटर फ्लो की वजह से जो भी था उसकी बाउंड्री वगैरह भी हल्के से टूटी थी और वो वाटर फ्लो अंदर होना स्टार्ट हुआ। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अपनी लाइब्रेरीज में बायोमेट्रिक लगवा रखा है जो कि एंट्री के लिए है, बट एग्जिट के लिए भी इन्होंने लगवा रखा है। अब पानी अंदर गया, पानी अंदर जाने के बाद वो जो भी बायोमेट्रिक था उसने काम करना बंद किया। एंड यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन कि विद इन 3 मिनट्स 12 फीट 12 फीट के मतलब ऊपर हाइट तक पानी वो जा चुका था। जब बच्चों ने निकलने का कोशिश किया, बायोमेट्रिक फेल, एंड देन वो इलेक्ट्रिसिटी वैसे ही फैल चुकी थी। आई थिंक आई एम राइट, वो इलेक्ट्रिसिटी पहले एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन मैम हमें दी गई थी कि इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से 2-3 छात्रों की मौत हुई है एंड ये सब लोग डूबने की वजह से मरे हैं। काफ़ी देर बाद हमें पता चला कि इलेक्ट्रोक्यूशन केस नहीं था। एंड यहाँ पर मैम काफ़ी रीज़न ये भी रहा कि अथॉरिटीज़ आ गई थी मगर उनके पास भी कुछ नहीं था करने को। क्योंकि मैं शुरुआत में जब जैसे ही बेसमेंट में पानी भरने लगा तो आप लोग क्या मदद के लिए आगे गए थे? मैम हम लोग मदद के लिए आगे जा ही नहीं सकते थे मैम। इसी रोड पे जिस पे आप खड़ी हुई है मैम, इस पर इतना पानी भरा हुआ था, हम लोग साइड में खड़े हुए थे। अगर अंदर की सिचुएशन देखने की कोशिश करते ना, जो लोग बाद में एनडीआरएफ वाली टीम गई थी वो जब वहाँ से लोगों को निकाल रहे थे तो वो उनका सर जो था वो ऊपर की सीलिंग पे वो टच हो रहा था। आप समझ सकते हैं 12 फीट पानी क्या होता है। एक इंसान की हाइट मैक्सिमम 6 फीट या 6'1" होती है, उतना पानी वो ऑलरेडी वो डबल क्रॉस कर चुका था। स्टूडेंट्स की डेथ हुई है। टीम ने खुद अंदर नहीं गई है, उन्होंने खुद डंडा बाहर से डाल कर स्टूडेंट्स को खींचा है। जो स्टूडेंट्स डंडा पकड़ के बाहर आ पाए उन्होंने अपना रास्ता ढूंढा, जिनके हाथ से डंडा छूटा या जो डंडे तक नहीं पहुंच पाए वो उस पानी में ही समा गए मैम। उनके माँ बाप को कोई आंसर नहीं मिलने वाला है मैम। यहाँ आपके पास कोई वीडियो है? मैम ये देखिएगा, ये 24 जुलाई का वीडियो है। कल 27 जुलाई को घटना हुई, इसे देखिएगा। 24 जुलाई, ये बिल्कुल इसी रोड का वीडियो है, इसी जगह का वीडियो, आप सही से देखिएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि इसको जूम करके दिखाए कि 24 जुलाई को इस इलाके में क्या सिचुएशन थी। ये जो घटना है, जो यहाँ पे पानी आया वो अचानक से नहीं आया, लगातार जब बारिश हुई है इस इलाके में वाटर लॉगिंग हुई है और ये वीडियोस जो है वो हमें स्टूडेंट्स लगातार दिखा रहे हैं। मैम कल इससे भी कहीं ज़्यादा पानी यहाँ पर भर गया था। ये देखिए आप
एकदम से। नीचे देखिए हाँ, पानी। ये कब का वीडियो है? ये कल का वीडियो, मेट्रो स्टेशन के पानी इतना ज़्यादा और वहाँ का सीवर जो है वो खुला हुआ है। आप देख सकते हैं वहाँ पे 2 सीवर खुले हुए हैं। पानी जब भरता है तो पता नहीं चलता रोड कौन सी है और सीवर कौन सा है। एक और वीडियो अमित देखिए, लोग कैसे अपनी जान बचा के जा रहे थे। लगातार बच्चे अब जो है वो आगे आके अपनी बात दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखिए ये वही अकेडमी है, मैं थोड़ा पीछे करके जूम करके आपको दिखाऊंगी। ये वही अकेडमी है जहां कल 3 बच्चों की डूब के मौत हो गई। अमित 3 बच्चों मैम 3 बच्चों का, हाँ एक बात ये नहीं, एक बात 3 बच्चों का नहीं है, आई विटनेस में था। तो अपने 3 साथियों को खो देने के बाद स्टूडेंट्स बेहद गुस्से में हैं। छात्र आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने दोनों तरफ से सड़क को जाम कर दिया है। स्टूडेंट वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। और राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत हो गई, जिसके बाद अब सभी छात्रों में जो यहाँ कोचिंग कर रहे हैं उनमें रोष है। लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अब करोल बाग मेट्रो स्टेशन के सामने ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे मेट्रो स्टेशन को इस समय जाम कर दिया गया है। लंबी कतारें इस प्रदर्शन के चलते करोल बाग मेट्रो स्टेशन में लगनी शुरू हो चुकी है। ट्रैफिक को पूरी तरीके से छात्रों के द्वारा रोक दिया गया है। छात्र अपना गुस्सा अब प्रदर्शन के जरिए व्यक्त कर रहे हैं। ये छात्रों का गुस्सा है प्रशासन के प्रति, उन कोचिंग के मालिकों के प्रति जिनकी लापरवाही के चलते 3 मासूम छात्रों की जानें ओल्ड राजेंद्र नगर में चली गई। लेकिन ये छात्र इससे पहले घटनास्थल पे प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार 12 घंटों से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। जब एमसीडी का कोई अधिकारी नहीं आया, दिल्ली पुलिस का कोई अधिकारी नहीं आया, तो अब इन छात्रों ने करोल बाग मेट्रो स्टेशन को अपना धरना स्थल बना दिया है और पूरी तरीके से दोनों सड़कों पे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि दूसरी सड़क भी वो दिखाए, दूसरी सड़क को भी पूरी तरीके से जाम कर दिया है। करोल बाग मेट्रो स्टेशन के बीचों बीच अब ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं और अपने उन साथियों के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है जिनकी बेमौत उस एक्सीडेंट में मौत हो गई, जब बीती शाम एक अकेडमी के बेसमेंट में पानी भरा और डूबने से 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। तो देखिए छात्रों में आक्रोश है, गुस्सा है और ये जायज भी है, क्योंकि राव आईएएस कोचिंग सेंटर में जो कुछ हुआ वो हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की भयानक लापरवाही का ही नतीजा है। क्योंकि जांच में ये भी सामने आया है कि राव आईएएस कोचिंग सेंटर के नीचे अवैध तरीके से लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। कोचिंग सेंटर को बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की इजाजत मिली ही नहीं थी। तो इसमें सीधा सीधा कोचिंग के सेंटर के भी लापरवाही का मामला बनता है। 2021 में एमसीडी की ओर से राव आईएएस कोचिंग सेंटर को एनओसी सर्टिफिकेट जारी किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि बेसमेंट में सिर्फ पार्किंग और स्टोर रूम बनाया जा सकता है, स्टोरेज की इजाजत थी। वहां किसी भी तरह की जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो नहीं हो सकती। यानी कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी अवैध रूप से चलाई जा रही थी। और देखिए उसी लापरवाही का नतीजा है कि 3 होनहार छात्रों ने अपनी जान गंवा दी, उनके सपनों को कुचल दिया गया। अवैध लाइब्रेरी में मौत का बेसमेंट। 9 जुलाई 2024 राव आईएएस कोचिंग सेंटर को फायर एनओसी मिली, बेसमेंट में पार्किंग और स्टोरेज बनाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन लाइब्रेरी बनाकर नियमों का उल्लंघन साफ तौर पर किया गया है। 27 जुलाई 2024 को क्या हुआ? कोचिंग सेंटर में बहुत बड़ा हादसा हुआ। बेसमेंट में भारी बारिश के बाद पूरा पानी सीवर का पहुंच गया और पानी में डूबकर 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। इस लापरवाही की आप इंतहा देखिए। 26 जून यानी कि 1 महीने पहले किशोर सिंह कुशवाहा नाम के एक शख्स ने नगर निगम को इसी बात की शिकायत की थी। उसने अपने लेटर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर के साथ साथ कई और कोचिंग सेंटर्स का भी जिक्र किया और लिखा कि इन कोचिंग सेंटर में बिना इजाजत बेसमेंट में क्लासरूम का संचालन हो रहा है। लेकिन इस शिकायत पर किसी भी तरह का कोई एक्शन ही नहीं हुआ, किसी ने ध्यान तक नहीं दिया और आखिरकार नगर निगम की इस लापरवाही ने 3 छात्रों की जान ले ली। 26 जून 2024 एनओसी के बिना बेसमेंट में क्लासरूम चलाने को लेकर बकायदा एक शख्स ने कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 27 जुलाई को जो हादसा हुआ वो हम सबके सामने है।
3 होनहार बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन अभी भी इल्जाम किस पर लगाया जाए? क्या कोचिंग सेंटर को दोषी माना जाए, क्या दिल्ली एमसीडी को दोषी माना जाए, या फिर पूरी दिल्ली सरकार को दोषी माना जाए? ये तमाम सवाल बने हुए हैं। ये पूरा हादसा हुआ कैसे? कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में मौत का सैलाब कैसे आया? पूरी टाइमलाइन अब मैं आपको विस्तार से बताती हूं। कल शाम को 7 बजे लाइब्रेरी बंद हो रही थी और ठीक उसी समय कुछ छात्र बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान बहुत तेज प्रेशर से पानी अंदर आता है। 2 से 3 मिनट में ही बेसमेंट के अंदर सिर्फ 2 से 3 मिनट में पानी भर जाता है। जान बचाने के लिए छात्र छात्राएं बेंच पर खड़े हो जाते हैं और इसी दौरान पानी के प्रेशर से लाइब्रेरी का शीशा टूट जाता है। पानी तेजी से लाइब्रेरी में घुसना शुरू हो गया और मुसीबत यह हुई कि बेसमेंट से निकलने का मात्र एक ही रास्ता था, वो भी बायोमेट्रिक था, जिसकी वजह से वहां बैठे छात्र उस गंदे पानी में फंस गए, वो बाहर नहीं निकल पाए। अब आपको वो तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगी जब एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीम स्टूडेंट्स को निकालने बेसमेंट के अंदर घुसी थी। देखिएगा आप कि कैसे बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। पानी इतना गंदा था कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और जब पाइप डाली गई, रस्सियां डाली गई छात्रों को बचाने के लिए, तो गंदगी की वजह से छात्र पाइप देख ही नहीं पा रहे थे, वो रस्सी नजर ही नहीं आ रही थी। और अब लापरवाही का आलम देखिए, इसे दोषारोपण किस पर किया जाए? पानी इतना ज्यादा था कि 4 पंप लगाने के बावजूद भी 3 से 4 घंटे का वक्त लगा पूरी तरह से बेसमेंट खाली होने में। ये तस्वीरें कल रात की हम आपको दिखा रहे हैं जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थी, 4 पंप्स लगाए गए। सिचुएशन को देखते हुए गोताखोरों को भी पानी में उतारा गया। 2 छात्राओं की डेड बॉडी बरामद की गई, जबकि जब पानी निकाला गया तो देर रात एक और छात्र की इस पूरे हादसे में मौत हो गई, अपनी जान गंवा दी। अब इसे मौत कहा जाए या इसे ये कहा जाए कि सिस्टम की लापरवाही ने 3 बच्चों को मार दिया। ये तस्वीरें देखिए, आप सोचिए, जो माँ बाप बड़े बड़े सपने लेकर अपने बच्चों को दिल्ली, जो देश की राजधानी है, वहाँ पर भेजते हैं पढ़ाने के लिए कि उनका बच्चा कुछ बन सकेगा, देश के लिए कुछ कर सकेगा, लेकिन उसी देश की राजधानी का ये हाल है कि जब आप सड़कों पर निकले तो अपनी जान को हथेली पर लेकर निकले, क्योंकि इन मौतों की जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा। हादसे के फौरन बाद यानी कि शाम को 7 बजे ही रेस्क्यू कॉल की गई। दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने सुबह 4 बजे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। अंधेरे की वजह से कुछ दिक्कतें भी हुई। बच्चों का रेस्क्यू कैसे किया गया? शाम को 7 बजे के आसपास रेस्क्यू कॉल आई। सुबह 4 बजे तक इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसमें दिल्ली पुलिस, दमकल और एनडीआरएफ की टीमें शामिल थी। 9 घंटे तक बेसमेंट में पूरा ये ऑपरेशन चलता रहा। अंधेरे की वजह से ऑपरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि जब पानी घुसा तो पावर भी कट हो गया। गंदे पानी की वजह से बच्चों को रस्सी नजर ही नहीं आ रही थी। जब ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त बेसमेंट में 30 से 35 बच्चे थे। पानी भरते ही कई बच्चे बाहर निकले और 13 से 14 बच्चों को रेस्क्यू टीम ने निकाल लिया, लेकिन 3 ऐसे छात्र छात्राएं थे जो बाहर नहीं निकल पाए। रेस्क्यू टीम ने रात भर की मशक्कत के बाद 14 से 15 स्टूडेंट्स को बाहर निकाल लिया, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। तो ये पूरी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मैं पूरी टाइमलाइन लगातार आपको बता रही हूँ कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ। शाम को 7 बजे के आसपास का ये पूरा हादसा था। हालांकि गनीमत ये रही कि ये हादसा और बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि जिस लाइब्रेरी में बच्चे बैठकर पढ़ते वहाँ की क्षमता 150 बच्चों की है, लेकिन जब ये पूरा हादसा पेश आया उस वक्त वहाँ पर 30 से 35 बच्चे ही मौजूद थे। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश और सीवर का पानी कैसे गया और क्या हुआ कि बच्चे उसमें ट्रैप हो गए, उसकी पड़ताल की है अतुल भाटिया ने। ओल्ड राजेंद्र नगर के राउस आईएएस स्टडी सर्कल में शनिवार देर शाम बेसमेंट में 3 छात्रों की पानी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच तेज कर दी है। पुलिस ने इस पूरी घटना में इस जो स्टडी सर्कल है इसके ऑनर अभिषेक गुप्ता और इसके अलावा कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि किस तरीके से पानी जो है वो इस जो सेंटर है इसके बेसमेंट के अंदर पहुंचता है। अभी तक जो 2 थ्योरीज पूरे मामले के अंदर चल रही है। पहली ये कि जो न्यू राजेंद्र नगर का इलाका है वो काफी ऊंचाई पर है, और ये जो ओल्ड राजेंद्र नगर है यहाँ पर जब बारिश तेज होती है इस इलाके के अंदर तो जो पूरा पानी है
वो यहीं पर ही आकर जमा हो जाता है। जो वायरल वीडियोस हैं उसके अंदर भी ये दिख रहा है कि कैसे जो शनिवार शाम को जब बारिश हुई थी तो यहाँ पर 3 से 4 फीट तक पानी था और उसके बाद ये पानी जो है वो इस सेंटर के इंस्टीट्यूट के बेसमेंट के अंदर घुस जाता है। बेसमेंट में जो 2 बेसमेंट है इस इंस्टीट्यूट के अंदर, और जिस तरीके से जो फायर की एनओसी इनको इस इंस्टीट्यूट को मिली हुई थी उसमें ये साफ दिखता है कि 2 बेसमेंट में एक के अंदर पार्किंग थी, जबकि जो दूसरा बेसमेंट था वो स्टोर के लिए अलॉट किया गया था। लेकिन इलीगल तरीके से यहाँ पर जो है वो लाइब्रेरी बनाई गई थी जिसमें 30 से 40 बच्चे जो है वो कल शाम को मौजूद थे। एकाएक तेज बहाव से पानी यहाँ पर आता है, 3 से 4 फीट पानी जो है वो सड़क पर मौजूद था और उसके बाद ये पानी जो है वो इस इंस्टीट्यूट के बेसमेंट के अंदर घुस जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 होल है। पुलिस इस थ्योरी को भी मानकर चल रही है कि इन होल से और इसके अलावा जो बेसमेंट है ऊपर यहाँ पर भी पानी जो है वो तेज गति से अंदर जाता है। करोलबाग साइड से भी जो वो भी काफी ऊपर बना हुआ है, ऊपरी इलाके में है, वहां से भी पानी जो है वो यहीं पर ही आकर ठहरता है। तो अभी तक जो थ्योरी है कि किस तरीके से पानी जो है वो यहाँ पर जमा होता है, एकाएक तेज बहाव से पानी जो है वो बेसमेंट के अंदर घुसता है। जो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी के अंदर थे, क्योंकि वो जो लाइब्रेरी थी वो नीचे की तरफ थी, बेसमेंट में जो बेसमेंट 2 था उसके अंदर थी, उससे निकलने का मौका इन 3 छात्रों को नहीं मिलता है और उनकी डूबने से मौत हो जाती है। पुलिस को जब पूरे यहाँ पर इंस्टीट्यूट के लोगों से बात की गई तो पता चला, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब लाइब्रेरी के अंदर पानी भरता है तो कई स्टूडेंट्स जो हैं वो बेंचेस के ऊपर खड़े हो गए थे, उनको रस्सियों के सहारे जो है वो बाहर निकाला गया। लेकिन जो 3 स्टूडेंट्स हैं वो नहीं निकल पाए, वो जो पानी अंदर तेजी से भरता है उसके अंदर डूबकर उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर कोचिंग लेते हैं, पूरा राजेंद्र नगर इलाका, इसके अलावा मुखर्जी नगर इलाके से भी ये स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर आए हैं, लगातार जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। लगातार कल रात से यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर लापरवाही की धाराओं में भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। 2 गिरफ्तारी अभी पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि और भी जो लोग दोषी होंगे उनको इस मामले के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से फायर विभाग की जो एनओसी है उसके अंदर जो देखा गया कि किस तरीके से जो बेसमेंट है उनको पार्किंग और स्टोर के लिए अलॉट किया गया था, लेकिन वहां पर गलत तरीके से, इलीगल तरीके से लाइब्रेरी चल रही थी और पूरे इस इलाके के अंदर इसी तरीके से बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी जो है वो चलाई जा रही है, जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर पढ़ते हैं। तो फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर अपनी जांच तेज कर दी है और पुलिस का कहना है जो भी आरोपी होंगे, जो भी दोषी होंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो आपने अतुल भाटिया की रिपोर्ट देखी। इस दर्दनाक हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई। बेसमेंट में जो 3 छात्र जिंदा बाहर नहीं निकल पाए उनके नाम हैं श्रेया यादव, तान्या सोनी और नवीन डालविन। श्रेया और तान्या की उम्र 25 साल थी, जबकि नवीन 28 साल के थे। श्रेया ने 1 महीने पहले ही राव कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था। वह उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की थी। वहीं नवीन डालविन केरल के रहने वाले थे। वो बीते 8 महीनों से आईएएस की तैयारी कर रहे थे। ये तीनों की जो प्रोफाइल है वो मैं आपको बता रही हूँ। तान्या सोनी 25 साल की थी महज। इनके पिता का नाम है विजय कुमार। नवीन डालविन उम्र इनकी थी 28 साल, केरल के रहने वाले थे। 8 महीने से आईएएस कोचिंग की तैयारी कर रहे थे, जेएनयू से पीएचडी भी कर रहे थे। श्रेया यादव महज 25 साल की थी। पिता का नाम राजेंद्र यादव और इसी साल उन्होंने 1 महीने पहले एडमिशन लिया। अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी श्रेया यादव। इस घटना के बाद से अब तक दिल्ली सरकार और पुलिस ने 3 बड़े एक्शन लिए हैं। किस किस पर क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है वो भी आगे मैं आपको बताऊंगी। घटना के बाद से अब तक 3 एक्शन हुए हैं। केस दर्ज कर संचालक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया गया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। दिल्ली सरकार की ओर से मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि वो इस पूरे मामले को खुद भी बारीकी से देख रही हैं। दिल्ली के मेयर शैली ओबराय कल रात को भी वहां पर पहुंची थी। बेसमेंट में कोचिंग चलाने वालों पर एक्शन के आदेश दिए हैं। एमसीडी के जिम्मेदार अधिकारियों के रोल की भी जांच की जाएगी और शैली ओबराय ने कहा कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो फिर उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी इस पूरे हादसे के लिए आम आदमी पार्टी और एमसीडी को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और जल मंत्री आतिशी के इस्तीफे की मांग भी कर रही है। बीजेपी के ये आरोप हैं।
कैसे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। मुखर्जी नगर में पिछले दिनों जो हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की जान फंस गई थी, तब दिल्ली सरकार ने बड़ा जोर शोर से इंक्वायरी का मामला शुरू किया था। दिल्ली फायर सर्विसेज भी शोर मचा रही थी कि हम हर बिल्डिंग की जांच करेंगे। दिल्ली नगर निगम भी बिल्डिंगों की जांच कर रहा था। क्या वो उस जांच का? क्यों इन बिल्डिंगों को रोका नहीं गया? कैसे यहाँ अवैध लाइब्रेरी चल रही थी? किसने दी थी एनओसी? है किसी के पास जवाब? दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज, सबके सब इस तंत्र में घुसे हुए। 3 बच्चे कल चले गए, एक बच्चा पटेल नगर का 5-7 दिन पहले चला गया। ये सब बच्चे क्या पढ़ने आए थे? अपना भविष्य बनाने आए थे, देश का भविष्य थे ये। लेकिन ये भ्रष्ट तंत्र उनको ले गया। और दिल्ली की मंत्री कितने घंटे हो गए इस हादसे को हुए, अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वहां जाने की, और कहती हैं जांच करेंगे। क्या जांच करेंगी आप? आपको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। एक बार फिर दिल्ली शर्मसार हुई है। हम सब दिल्ली वाले आज शर्मसार हुए हैं। उसका कारण है कि एक बार फिर जो घटना हुई है ओल्ड रविंद्र नगर में, जिसमें 3 मासूम बच्चों को अपनी जान देनी पड़ी है, उसका कारण सिर्फ एक ही है, अरविंद केजरीवाल की नाकामी, अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार। जिस प्रकार से जो खबर लगी है कि बच्चे और वहां के लोकल रेजिडेंट कई दिन से कह रहे थे कि यहाँ का ड्रेनेज को आप साफ करिए, यहाँ पानी बहुत भर रहा है, लेकिन वहां के विधायक और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उसको अनसुना किया और 3 बच्चों को, 3 मासूम बच्चों को जो आईएएस बनने के लिए यहाँ आए थे, उनको अपनी जान देनी पड़ी। ये हत्या है। हमारा मानना ये है कि ये घटना नहीं, यहाँ पे जो बच्चे मरे हैं ये इस हत्या है। और आइए अब चलते उत्तर प्रदेश, जहां समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। अखिलेश यादव ने पार्टी के ब्राह्मण चेहरे माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायकों और एमएलसी की बैठक के बाद अखिलेश ने अपने फैसले का ऐलान कर दिया है। बैठक से पहले उम्मीद ये जताई जा रही थी कि लोकसभा चुनावों में मिली कामयाबी के बाद अखिलेश पीडीए समाज से ही नेता प्रतिपक्ष का ऐलान करेंगे और इसके लिए सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा थी वो इंद्रजीत सरोज और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद की थी। लेकिन अखिलेश यादव ने पूर्वांचल के ब्राह्मण चेहरे माता प्रसाद पांडे पर दांव लगाकर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ही अपनी रणनीति साफ कर दी है। लोकसभा चुनाव में पिछड़ों को लुभाने के बाद समाजवादी पार्टी अब सवर्णों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। माता प्रसाद पांडे सपा के काफी सीनियर लीडर हैं। वो 2 बार यूपी विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं और अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। और अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव चला है। माना ये जा रहा था कि पीडीए को साधने के लिए कोई वही चेहरा अखिलेश यादव प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने फैसले से यहाँ पर सबको चौंका दिया है। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद के नाम पर फाइनल मुहर लगाई है। यूपी विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं माता प्रसाद पांडे और अब सवर्णों को साधने के लिए अखिलेश यादव का ये बड़ा दांव माना जा रहा है। लोकसभा के चुनावों में पीडीए का नारा लेकर अखिलेश यादव लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके इस फैसले ने सभी को चौंका दिया। अखिलेश यादव ने एक ऐसे नाम का ऐलान कर दिया शायद जिसका अंदाजा किसी ने भी नहीं लगाया होगा। अब देखिए है कौन, ये मैं आपको बता देती हूँ। माता प्रसाद पांडे को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। अखिलेश ने इन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से विधायक रहे हैं और देखिए ये विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। वो भी 2 बार ये जिम्मेदारी निभा चुके हैं। 7वीं बार बने हैं एमएलए। मुलायम कैबिनेट में स्वास्थ्य श्रम मंत्री भी रह चुके हैं और काफी सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं। काफी सीनियर जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, काफी सीनियर ये रहे हैं और 7वीं बार एमएलए बने हैं। 2 बार स्पीकर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं और अब सदन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नजर आने वाले और बहुत बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की ओर से दी गई है। रुचि कुमार मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, अखिलेश यादव का ये दांव किस तरफ इशारा करता है, इसे क्या माना जाए? सबको चौंका दिया उन्होंने अपने इस फैसले से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ब्राह्मण कार्ड खेला एक तरह से अखिलेश यादव ने। हालांकि आप देखिए जब वो पीडीए फॉर्मूला लेके आए थे अखिलेश यादव,
तो उनका कहना था कि ए फॉर सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं है, ए फॉर अगड़ा भी है, यानी अगड़ों को भी वो अपने फॉर्मूले में उन्होंने शामिल कर रखा है। और उसी फॉर्मूले के तहत माता प्रसाद पांडे अब विधानसभा में नेता विपक्ष होंगे। अब अगर आप हाउस में देखेंगी तो नेता विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है, सीधे जो नेता सदन होता है यानी मुख्यमंत्री से उसको आमने सामने होना पड़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बात कहेंगे उसका जवाब नेता विपक्ष देते हैं, और ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव निभा रहे थे। तो समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ा चैलेंज ये भी था कि नेता विपक्ष ऐसा बनाया जाए जो जवाब दे पाए, जो हाउस में समाजवादी पार्टी की बात अच्छी तरह रख पाए और वहाँ पे वो दिखाई दे, ये लगे कि मौजूदगी है समाजवादी पार्टी की। अब माता प्रसाद पांडे क्योंकि समझिए 1980 में पहला चुनाव वो जीते थे, विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, तो जाहिर है कि विधानसभा के जितने नियम कायदे वो सब उनको उसकी जानकारी है। अब बाकी जो नाम चल रहे थे उसमें इंद्रजीत सरोज हूँ, उनके साथ एक मुश्किल ये थी कि वो बीएसपी से आए थे तो सपा में उनको लेकर थोड़ा विरोध हो रहा था। और दूसरा दुर्गा सरोज, ये कहा जा रहा था कि वो उतनी मजबूती से हाउस पे बात नहीं रख पाएंगे, तो लिहाजा फैसला माता प्रसाद पांडे के नाम को लेकर हुआ। वो मुलायम सिंह यादव के करीबी थे, शिवपाल यादव के भी करीबी माने जाते हैं। तो पूरी कोशिश अखिलेश यादव की यही है कि पीडीएफ फॉर्मूला जिसमें वो अगड़े को भी बताते हैं, वो अगड़ा भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े। लेकिन बड़ी कोशिश ये है कि हाउस में अच्छी तरह से सरकार को जवाब दे पाए, उसके लिए माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाया गया है। जी प्रिया। बिल्कुल रुचि, और इस फैसले से अखिलेश यादव ने यकीनन सबको चौंका दिया है और अब सीधा सीधा सवर्णों पर दांव लगाया है, उन्हें साधने की कोशिश अखिलेश यादव की ओर से की गई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।